नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर कुमार, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई ज़ोरों से हो रही होगी। और जैसा कि आप जान रहे हो अभी हम लोग लॉकडाउन थर्ड के स्टेज में हैं, बट बहुत जल्द लॉकडाउन फोर भी लगेगा, क्योंकि जैसा कंडीशन है लग नहीं रहा कि लॉकडाउन अभी खुल सकता है, जो वाजिब भी नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, इस लॉकडाउन खुले बंद हो, लॉकडाउन थ्री हो फोर हो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा आपकी एग्ज़ाम की झड़ी लग जाएगी। जो जो एग्ज़ाम बैकलॉग में चल रहा है, आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल वाले, सीजीएल वाले, सबका एग्ज़ाम झड़ी लग जाएगी आपकी। तो आप बस पढ़ाई को कंटिन्यू करो, आप इन सब चीज़ों मत पढ़ो। कितना केस किया, कितना डाटा हुआ, बस आप घर में रहो, सेफ रहो, ज़रूरत पे ही बाहर निकलो, फिर घर में रहो, खुद को लॉक कर लो और पढ़ाई करो आप। और जैसा कि आप जान ही रहे, हमारा साइंस का सीरीज चल रहा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर ले रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर जो आप देख रहे हो, हर दिन जो वीडियो मिल रहा है आपको, वो मेरा कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम से पूछा हुआ कंपाइलेशन है। जैसे मैं बता दूं, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जिसका स्रोत मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आप ऑनलाइनर देख रहे हो ये किसी एक बुक से लिया गया नहीं है, ये सारे प्रीवियस ईयर है। कुछ मैंने लुसेंट सब्जेक्टिव का हेल्प लिया, कुछ ऑब्जेक्टिव का मैंने हेल्प लिया है। फिर मैं आपको बता दूं, घटना चक्र का मैंने हेल्प लिया है, बीपीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर का हेल्प लिया है। तो ये एक कंप्लीट कंपाइलेशन है। अगर प्रीवियस ईयर आपका आता है तो 100% है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और प्रीवियस ईयर के साथ साथ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हम कराते चलते हैं। जैसे पिछले वीडियो मैंने यांत्रिक्स पढ़ के आपको रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, ग्रेविटेशन से कराया। उसी तरह मेरा लाइट का शुरू हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर इसमें रिलेटेड जहाँ होगा क्लियर करते चलेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। और इस वीडियो का पीडीएफ हमेशा की तरह मेरे दोनों ग्रुप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देते हैं। जो लोग अभी तक इस न ज्वाइन किए इस दोनों ग्रुप को, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाओ और ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हर दिन का पीडीएफ मिल सके। और 15 मई से हम एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम का ध्यान में रखते हुए अपने दोनों ग्रुप में मैथ का स्पीड बूस्टर टेस्ट लाने जा रहा है, जिस दिन हर दिन आपको 10 या 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको 10 मिनट में बनाने पड़ेंगे। और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अगले दिन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इस टेस्ट का मेरा बस एक ही मोटो है, कुछ बच्चे लॉकडाउन की वजह से एनटीपीसी का सेट ना खरीद पाए हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए ढंग से, तो उनका प्रैक्टिस किया जा सके। और साथ ही यह भी मेरा प्रयास है कि जिनकी तैयारी के लेवल में हो चुकी है वो अपने स्पीड को मेंटेन करें। और टेस्ट का मेरा पैटर्न रहेगा 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 5 नए क्वेश्चन, जिसको आने की उम्मीद है टीसीएस पैटर्न पर आधारित। तो उम्मीद है आप सब इसे पार्टिसिपेट करेंगे, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करेंगे, हर दिन आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और आज चैप्टर हम शुरू करते हैं लाइट। अच्छा लगे तो बस आप लाइक जरूर किया करो, वीडियो को दोस्तों में शेयर किया करो, कमेंट जरूर किया करो आप। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग, फिर मिलते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास आज की शुरू स्टार्ट करते हैं। और प्रकाश बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उम्मीद है ये 3-4 वीडियो में क्लियर हो पाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं फोटोन। आपसे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोटोन कहते हैं। ठीक है, आज अब जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो सारा किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो। सो आप अच्छे से कोशिश करना, इसे याद कर ले, 3-4 बार रिवाइज करके बार बार वीडियो को देखो आप लोग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है, तो आपको बोलना है अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे पूछेगा अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, या दोनों है, या विद्युत चुंबकीय, तो आप बताना अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। ठीक है, प्रकाश का यहीं पे मैं आपको चीज क्लियर कर दूं आपको, कभी भी बात की जाए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है, और बात की जाए आपकी ध्वनि की, किसकी बात की जाए, ध्वनि की, तो ध्वनि मेरा अनुदैर्ध्य तरंग होता है। कैसा होता है, अनुदैर्ध्य।
आप दिमाग में कैसे सेट करोगे ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो देखो यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ भी प्रस्थ है, ठीक है। तो आप प्रकाश को प्रस्थ से कंपेयर कर सकते हो, तो प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा। और ध्वनि में ध्वनि है, तो अनुधैर्य में भी ध का उच्चारण है ना, अनुधैर्य, तो आप दोनों से रिलेट कर सकते हो। देखो ये सब चीज़ इसीलिए ताकि जब आप एग्जाम में टाइम के प्रेशर में हो तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अनुप्रस्थ था कौन सा अनुधैर्य था। तो ये छोटी छोटी टेक्निक ट्रिक आपको अपनाने पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो आप याद कर लो हाइगेंस ने, ठीक है। ध्रुवन के आधार पर क्या देखा आपने, ध्रुवन के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। देखो फ्रेंड्स, अभी आपने क्या देखा, तो आपने यही देखा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है, लेकिन फिर आपसे पूछेगा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है, ऐसी कौन सी घटना के आधार पर साबित किया गया, तो आप बोलना ध्रुवन के आधार पर, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में ध्रुवन को बोलते हैं पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया। आपसे पूछेगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय की कार्य करता है, यह किसने बताया, तो आपने बताना मैक्सवेल ने। फिर आपसे अगर पूछे कि प्रकाश का तरंग, देखो सब प्रकाश से रिलेटेड है, तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस ने दिया। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय किसने दिया, तो मैक्सवेल ने दिया, ठीक है। अब याद कर लो, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। अब आप इसे अपने माइंड को कमांड भेजो, सेट कर लो। तो वो इस वीडियो बनाने का मकसद नहीं कि केवल ये पढ़ देना, कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ साथ याद करते चलो, है ना। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस हो गया, ठीक है। ध्रुवन के आधार पर, ये तो सही है। यहाँ देखो, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप किसने कहा, तो मैक्सवेल ने बताया, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, वेल का मतलब कुआं होता है, आप याद कर लो चुंबक जो है वेल में गिर गया, ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय आपका याद हो गया। तरंग में देखो ग है, यहाँ भी हाइगेंस में ग है, तो आप ऐसे रिलेट कर सको। बच गया मेरा विद्युत चुंबकीय प्रभाव किसने कहा, तो आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मेरा, ध्रुवन घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। आपसे बोलेगा ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होती है, तो आप बताना कौन सी घटना है, तो ध्रुवन, ठीक है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। अब याद कर लो कि मान लो, देखो समझने की कोशिश करो आप लोग, मान लो ये मेरा दीवार है, ठीक है, ये मेरा क्या है, दीवार है। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहां से प्रकाश को गुजारने की कोशिश की, ठीक है। अभी विवर्तन समझो, प्रकाश की गुजारने की कोशिश, हुआ क्या, अब प्रकाश मेरा ये तो सीधी रेखा में गमन करता है, ये तो फिर यहीं से रिटर्न हो जाएगा क्योंकि दीवार मेरा अपारदर्शी, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो प्रकाश मुड़ के ऐसे निकलती है, ठीक है। यही प्रकाश का मुड़ना जो है क्या होता है, प्रकाश विवर्तन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या देखा, किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। आगे चलिए, व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। अब प्रकाश एक तरंग है, इसके बारे में बताया हाइगेंस ने, उसका तरंग का सिद्धांत भी दिया, लेकिन फिर बताता है कि प्रकाश के तरंग की जो पुष्टि किया ऐसी कौन सी घटना घटी, तो आप बोलना व्यतिकरण, ठीक है। चलिए, व्यतिकरण क्या, आगे हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल में। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या एक तरंग है या कण है या दोनों है, तो आप एग्जाम में टिक लगाना प्रकाश तरंग एवं कण दोनों है, ठीक है। जितना भी आप देख रहे हो, एक भी क्वेश्चन मेरे खुद के द्वारा नहीं किया गया, सारा प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए आप अच्छे से देखते चलो, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और हमने इस तरह कंपाइल किया है कि आपको एक कंप्लीट स्टडी मिल जाएगी आपको प्रकाश से रिलेटेड। चलिए,
आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? मान लो यहाँ पे अवरोधक प्रकार है, कोई है, चिकनी सतह है और यहाँ से प्रकाश आया और फिर वापस लौट गया, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया। देखो कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, चाहे आप जैसे ट्रिक याद कर लो, है ना। तो प्रकाश का वेग सिद्धांत किसने दिया था? तो रोमर ने ज्ञात किया। रोमर ने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया। ठीक है, अभी तक हमने कितने साइंटिस्ट को देखा, कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस, क्योंकि तरंग में भी ग, हाइगेंस में भी ग था। फिर हमने देखा विद्युत चुंबकीय किसने बताया? तो मैक्सवेल ने बताया। कैसे मैंने याद किया था? मान लो वेल है, उसमें चुंबक गिर गया। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? फिर आपने क्या देखा था? विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन ने। फिर आपने अभी क्या देखा कि प्रकाश का वेग किसने किया? तो रोमर ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है सबसे तेज? तो निर्वात में होता है। निर्वात समझते हो, जहां हवा बिल्कुल ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी रहती। बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे स्पीडी पढ़ते होंगे वन लाइनर, उनको ये चीज बार बार मिलता होगा। अक्सर पूछा जाता है आपसे कि बताइए क्या माध्यम के तापमान में प्रकाश की गति में कोई अंतर होता है, या ऐसे भी पूछता है कि अगर बात किसी माध्यम का ताप वृद्धि कर दी जाए तो प्रकाश की गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? गति बढ़ जाएगा, गति कम जाएगा, या गति वैसी की वैसी ही रहेगी? तो आप क्या बताना? गति वैसी ही रहती। इसका मतलब प्रकाश के वेग को तापमान से कुछ भी लेना देना नहीं है। समझे फ्रेंड्स? हाँ, लेकिन जब बात ध्वनि की होगी तो आप बोलना कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है और तापमान घटने से ध्वनि का वेग घटता है। जब हम लोग ध्वनि चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप यही जान लो। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकेंड लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। यहां पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, देखते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ये सब ऑब्सोलीट हो चुका है क्वेश्चन, अब आते नहीं है, बट प्रीवियस ईयर तो मैंने आपको डाल दिया, बट इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इतना इजी क्वेश्चन, बट फिर भी आप जान लो कि चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को घटित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को घटित होता है। आप याद कर लो, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो, आप अभी आपने क्या देखा? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है। अब देखो होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, मान लो यह हमारा है सूर्य, क्या है? ये मान लो हमारा है सूर्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब सूर्य मान लो, तो ये मेरा हो गया सन। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जब ये है हमारा अर्थ, क्या है? ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया सन। ठीक है, इस बीच में आ गया मेरा मून। क्या आ गया? मून। क्योंकि देखो सूर्य तो स्थिर है, वो अपने जगह पर विद्यमान होती है, बदलता है पृथ्वी और चंद्रमा की गति। तो जब वह घूमते घूमते पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। आपने क्या देखा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। और देखो सूर्य तो स्थिर होता है, अब इसको एक्सचेंज कर दो। अब क्या हुआ फ्रेंड्स? अब पृथ्वी यहां आ जाएगा, चंद्रमा यहां आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और उसको मैं एक ट्रिक दे देता हूं, तो कभी आप भूल नहीं पाओगे। आप सीधा याद कर लो सूर्य ग्रहण के लिए, आप ये तो कंफर्म हो जाओ
आप ये कंफर्म हो जाओ कि सूर्य अपनी जगह से नहीं हिलता है, कभी भी चेंज होगा तो या तो चंद्रमा नहीं तो पृथ्वी। तो आप एक ट्रिक याद कर लो, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। याद कर लो आप लोग 50, क्या याद कर लो 50। देखो क्या है, ये सूर्य ग्रहण निकले तो आप लोग याद कर लो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में प से पृथ्वी, स से सूर्य, चंद्रमा आ जाएगा तो वो हो जाएगा मेरा सूर्य ग्रहण। और जब आपको ये याद हो जाएगा, जो चंद्र ग्रहण में आपको पता है कि सूर्य तो चेंज होगा नहीं, इसका मतलब है च यहाँ आ जाएगा, प यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। बस आप 50 याद करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला है, हमसे पूछता है एक कटा हुआ हीरा इसमें कुछ छूट गया, आपसे इसमें लिखना चाहिए था, मिस हो गया लिखने में स्टूडेंट से। एक काटा हुआ हीरा चमकता है, क्यों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, आगे चलिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है तथा पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, और जल के अंदर पड़ी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये सब जो अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ये सारी की सारी घटना प्रकाश के अपवर्तन से है। ठीक है, तो प्रकाश का वर्तन से आपने क्या क्या देखा? तो बर्तन में पड़ा एक सिक्का, हमें बर्तन में एक पड़ा सिक्का हमें क्या दिखता है? थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। पैर लटका हुआ व्यक्ति का पैर हल्का तिरछा दिखता है और छोटा दिखता है। मछली जो है अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद कर लेना, प्रकाश का वर्तन के कारण होने वाली घटनाएं। चलो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहने का मतलब है, ये मेरा अभिलंब हुआ, तो प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो मान लो इसको आना चाहिए, इसको सीधा आना चाहिए, लेकिन वो क्या होती है, थोड़ा सा अविलंब की तरफ झुकते हुए निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब आपने देखा कि हीरा चमकता है किस वजह से? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। आप जानते हैं होता क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, ठीक है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ हो जाएगा तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तब, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम, इन दो कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, चलिए, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप रट्टा मार जाओ, अगर प्रीवियस ईयर आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। जब वायुमंडल में सूर्य की किरणें जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। आपने क्या देखा? वायुमंडल में सूर्य के किरणों का जल बिंदुओं के द्वारा, जल की जो बूंदें होती है उसके द्वारा परावर्तन होने के कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृग तृष्णा किससे बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग तृष्णा क्या होता है? तो रेगिस्तान में जो दूर दूर से या कोई जानवर हो रहे हैं, कहीं दूर से जब बालू में देखते हैं तो उनके बालुओं के बीच एक जल का एक आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है, जो उन्हें लगता है कि वहां पे जल है, जबकि वह जल वहां पे होता नहीं है। वह किस लिए होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसी घटना घटती है। ठीक है, चलिए। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए, अन्वेषण मतलब इंस्पेक्शन, जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। एक पेट के अंदर की जांच के लिए एक एंडोस्कोपी तकनीक पाया जाता है, सिस्टम है। वो एंडोस्कोपी किस वजह से होता है?
तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए, यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। जब भी आप कोई शीशे को तोड़ते हो उसमें देखते हो कि जहां से वो टूटा होता है उसके कॉर्नर पे कुछ चमकीला कलर दिखता है, हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। वो क्यों होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मरीचिका एक प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण अभी हमने देखा था, मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। ठीक है, एक लेंस की फोकसांतर मतलब फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 4 डायोप्टर होगी। इस जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग देखेंगे होता है कैसे। मैं आपको बता दूं, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है, मान लो लेंस की हम पावर P से डिनोट करें। ठीक है, लेंस की अगर क्षमता को अगर हम पावर P से डिनोट करें तो वह उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब उसकी जो भी फोकस दूरी होगा उसका उल्टा होगा। लेकिन आप यह भी जान लो यह फोकस दूरी हमेशा किसमें होनी चाहिए? तो मीटर में होनी चाहिए। और मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ। फोकसांतर मतलब फोकस दूरी कितना दिया हुआ मेरा? हमारा फोकस दूरी दिया हुआ है स्टूडेंट, हमने देखा कि P बराबर 1/f है ना, और हमारा f कितना दिया हुआ है? तो 25 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला कि जब भी फोकस दूरी मीटर में होगा तो आप इसे मीटर में जैसे ही करोगे तो 100 से आप क्या करोगे? भाग दे दोगे। अब इसको भाग दे दोगे, कितना निकल गया आपका? 1/4 मीटर। अब आप हमें एक बात बताओ, हमने क्या देखा? तो लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो 1 और f मेरा कितना निकला है? तो 1/4। और आपको पता है कि हर का हर कहाँ चला जाता है? अंश में चला जाता है। तो इससे हमारा क्या निकल गया? 4D। फिर आप बोलोगे D क्या है? तो D लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, वही D है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप यदि किसी ऐनक की लेंस का पावर 2D हो तो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। देखो ये भले ही प्रीवियस ईयर है हमने लिख दिया, बट इस चीज को मैंने अभी आपको जैसे समझाया, कोशिश करना इसको प्रूव करने की। आप पावर 2D लेना और देखना क्या फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर आ रहा है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, करके देखना आप। अगला, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आपने देखा होगा जब प्रिज्म से आप एक प्रकाश को गुजारते हो, यहाँ के यहाँ पट्टी लगे होती है जिसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस विभक्त होने की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए, प्रकाश से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, क्यों होता है? बताना। क्योंकि वर्ण विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि सबों का विचलन अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह बैंगनी होता है, एवं श्वेत प्रकाश 7 रंगों को मेल से बनता है, तथा जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह हरा होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा, आपने याद कर रखा होगा कि जो स्पेक्ट्रम बनता है, तो आप इंग्लिश में उस वर्ड को हम बोलते हैं विबजियोर। क्या बोलते हैं हम लोग? विबजियोर बोलते हैं, VIBGYOR, है ना। इंग्लिश में, हिंदी में आप याद कर लो, बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, है ना, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो आपने क्या देखा कि जब भी मान लो प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंगों में जो टूटेगा तो सबसे ऊपर मेरा क्या होगा? बैगनी, और सबसे नीचे क्या होगा? लाल। तो इसका मतलब है
कि सबसे ज्यादा विचलित कौन हो रहा है मेरा, तो बैगनी हो रहा है। सबसे कम विचलित कौन हो रहा है, तो लाल हो रहा है। ठीक है, और आपने क्या देखा कि प्रिज्म से पहले हमने श्वेत प्रकाश गुजारा और इधर से 7 रंगों में टूट गया, तो हम बोल सकते हैं कि एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए, वे रंग, आपसे पूछा जा रहा है कि वे रंग, आपसे पूछेगा प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो आप बोलना वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, और श्वेत रंग अपने विभिन्न रंगों में से अलग अलग होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सेम चीज है। अब आपने देखा प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो हमने देखा कि भैया वे रंग, ठीक है, अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। तो भाई वो रंग कौन है प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग केवल 3 ही है, लाल, हरा, है ना, और एक नीला। इसमें दिया नहीं है, लाल, हरा और नीला। ठीक है, ये प्राथमिक रंग है। इसमें क्या लिखा है देखिए हम लोग कि लाल और हरा रंग का मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। कहने का मतलब है कि लाल और हरा रंग का जो मिश्रण होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट बनाता है, ज़्यादा दूरी से आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हमने यहाँ एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, इस बॉक्स को हमने आधा पीला से कर दिया, ठीक है, आधा ब्लू से कर दिया। आप इसका इम्पैक्ट देखो, ठीक है, और आप एक इसका इम्पैक्ट देखो, इसको हमने आधा को लाल से कर दिया और एक यहाँ देखो आप, देखो आप छोटा सा मैंने पिक्चर लिया, ये दोनों आपको फर्क दिख रहा होगा, इम्पैक्ट किसका दिख पड़ रहा है, तो यही है समझाना चाह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, किसी अपारदर्शी वस्तु समझते हो, वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश एक पार से दूसरे पार न जा सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक का बहुत सारी चीज हो गया। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग के कारण के लिए, अब आपको बोल रहा है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग कौन होता है, तो आप याद कर लो या समझ लो, किसी भी वस्तु का वही रंग होता है, या कोई वस्तु लाल है या कोई वस्तु काली है या हरी है, वह जिस रंग को परावर्तित करेगा वही उस वस्तु का रंग होगा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा किसी वस्तु का रंग किस पर निर्धारित करता है, तो आप बताना किसी वस्तु का रंग उस पर निर्धारित करता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है अपने सतह से। ठीक है, चलिए, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हरा विद्युत बल्ब लगने से लाल वस्त्र काले रंग के दिखाई पड़ेंगे। अगर आप लाल शर्ट पहने हो, हरे कलर के प्रकाश में चले जाओ तो वो हरा हरा ना होकर के आपको काला दिखेगा। ठीक है, चलिए कर लेना एक्सपेरिमेंट आप। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। आप देखते होंगे किसी भी गाड़ी के हेडलाइट में देख लो आप, तो कोई तो बिल्कुल सफेद होता है, या किसी किसी में आप देखोगे आधा सफेद और आधा पीला होता है। देखना आप क्यों होता है, देख लो आप लोग। तो कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पीली प्रकाश कोहरे को वेधता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। आपसे पूछेगा कि हेडलाइट में पीली बत्ती लगाया जाता है क्यों, तो आप बताना क्योंकि वह कोहरे को भेदती है और जिससे प्रकाश दूर तक पहुंच पाती है, और आपको पता है प्रकाश जितनी दूर तक पहुंचती है उतनी दूर तक हम देख पाते हैं। ठीक है, चलिए, ये फिर से रिपीट हो गया। हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें 2 लेंस लगे होते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस होता है और एक नेत्रक होते हैं। ठीक है, चलिए, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। बहुत बार पूछा हुआ, ऑब्सोलीट हो चुके क्वेश्चन, अब नहीं आते हैं, बट आ जाए तो आप याद रखना कि ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आपसे बोलेगा
क्या प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने बदलती है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए। इससे पहले हमने क्या देखा था कि क्या तापमान से प्रकाश की गति प्रभावित होती है? तो वहां भी आप कहना बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब है हमारा वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण की वजह से होता है। प्रकाश का विसरण फैलाव जो है किसके कारण होता है? तो धूल कण की वजह से होता है। ठीक है, चलिए। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। ठीक है, देखो हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन का तो दिखता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी का जो है ना 3/4 भाग जल से है, जिस वजह से वह आकाश में नीला दिखाई पड़ता है। जबकि ऊपर से आप देखो चंद्रमा से, तो वहां से आपको आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। किस लेंस की तरह व्यवहार करता है फ्रेंड्स? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब आपके पास आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अब देखो, जो लेंस प्रकाश को एक जगह अभिसरित कर दे उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, और वह लेंस जो प्रकाश को फैला दे उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस जिसकी ऐसी होती है, पैराबोलॉइड बोल सकते हो आप लोग, उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो याद कर लो, अपसारी अवतल लेंस और अभिसारी उत्तल लेंस। कॉनकेव कौन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, चलिए। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। बहुत ऑब्सोल्यूट हो चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपसे। अब आपसे ये नहीं पूछा है खतरों के कलर के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं, आपसे ये जरूर पूछा है कि लाल रंग इस्तेमाल करते हैं, क्यों? तो आप बेशक बताना, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगा और हमें दूर से भी दिखाई देगा। ठीक है, चलिए। इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। इंद्रधनुष और प्रिज्म एक ही तरह काम करता है। ठीक है, पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का उपयोग करता है। दूरदर्शी बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो समतल दर्पण का। एक दंत चिकित्सक डेंटिस्ट द्वारा रोगों से दांतों की जांच और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण लेते हैं। आपसे पूछेगा डेंटिस्ट या दाढ़ी बनाने वाले हजामती दर्पण जो है वो कौन से दर्पण होते था? बोलना अवतल दर्पण होते। ठीक है, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में पारावलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। ये बहुत पूछता है, कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। अक्सर बच्चे या तो उत्तल दर्पण मारते हैं, नहीं तो अवतल मारते हैं, जबकि हमारा आंसर होगा पारावलयिक। गाड़ी के हेडलाइट में पारावलयिक, और गाड़ी में जो आप साइड मिरर देखते हो, ऐनक जो लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और इसमें पारावलयिक दर्पण और अवतल दर्पण कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो डेंटिस्ट के पास। देखो, ये सब चीज आपको डिफरेंस करके पढ़ने पड़ेंगे, कुछ चीज क्लियर करके पढ़ने पड़ेंगे। आप सीधे याद कर लो तो एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप किसी तरह माइंड में सेट करो कि पारावलयिक दर्पण होते हैं कहाँ? तो गाड़ी के हेडलाइट में। पीछे देखने वाले जो मिरर होता है, साइड मिरर, वो कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। तो भाई अवतल का कहाँ यूज करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में डेंटिस्ट यूज करता है। ठीक है, चलिए। अब है अभिसारी लेंस क्या करता है? अभी हमने आपको बताया था किरणें एकत्रित करता है। तो अपसारी क्या करेगा? तो किरणें फैलाता है। ठीक है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये समानांतर प्रकार की किरण पुंज। जैसे भी आपको बता दें कि प्रकाश जब भी चलती है एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो सूर्य से जितने प्रकाश आते हैं वो सब समानांतर होती है। समानांतर समझते हो, जिसकी दो रेखा के बीच की दूरी समान अंतर पे, बराबर दूरी पे, उसे समानांतर बोलते हैं। ठीक है, चलिए। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता घट जाती है। आपसे पूछिए उत्तल लेंस की क्षमता कैसे घट जाती है? तो जब आप पानी में डुबाते हो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि प्रकाश बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे थोड़ा सा वीडियो से बड़ा बनाना पड़ता है।
उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा। और मैं ये बार बार बोलता हूँ, यह आपके रिवीजन तथा जो लोग साइंस ना भी पढ़े हैं और वो प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। जुलाई तक, क्योंकि आपका एग्जाम जो भी होगा अगस्त से होगा, अगस्त सब कुछ नॉर्मल रहा है, ऐसे अगस्त या सितंबर भी जा सकता है, बट उससे पहले नहीं होगा। हमारा टारगेट है मई, चल रहा है जून जुलाई तक आपको मैक्सिमम साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर कवर करा दें। फिर आगे हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट में चलेंगे। हमारा यही प्रयास है कि प्रीवियस ईयर्स पे एक भी क्वेश्चन आए तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, आप करते चलो। ग्रुप डी में पिछले बार बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो जैसे ही हमारा साइंस खत्म होता है सब्जेक्टिव, फिर आप न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम 3-4 वीडियो में ढेर सारा क्वेश्चन करा देंगे। जितना साल ग्रुप डी में पूछा था वो सारा क्वेश्चन करा देंगे, बस आप जुड़े रहें। एक बात का हमेशा ख्याल है, भले ही हम एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं, बट आप याद रखना कि साइंस, जीके और जीएस इन सबका कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती, किसी भी एग्जाम में पूछता है, चाहे एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। तो साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर स्टूडेंट को बेनिफिटेड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताया करो। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो आप लाइक बटन दबाया करो, शेयर किया करो फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लो। अगर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करते हो तो आपका जितने भी अब तक मैंने पीडीएफ डाला है वो आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो ताकि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।